तो नेक्स्ट है दोस्तों सांप्रदायिकता। जब एक संप्रदाय अपने संप्रदाय को किसी अन्य संप्रदाय से श्रेष्ठ समझे एवं अपने संप्रदाय के हितों के लिए राष्ट्रीय हितों पर वरीयता प्रदान करे, उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। फिर चौथा स्तंभ, तो इसका आशय प्रेस से है। यह लोकतंत्र का चौथा आधारभूत स्तंभ होता है जिस पर लोकतंत्र अवलंबित होता है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग एडमंड बर्क ने किया था। अलगाववाद यानी सेपरेटिज्म, तो अन्य राष्ट्रों से राजनीतिक एवं कूटनीतिक मुद्दों पर किसी राष्ट्र द्वारा अपने को अलग रखने की नीति अलगाववाद कहलाती है। तो ये बेसिकली आइसोलेशनलिज्म है। आइसोलेशनलिज्म प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यूएसए द्वारा इस नीति का प्रयोग किया गया था, आइसोलेशन का। महाभियोग, इम्पीचमेंट, व्यवस्थापिका द्वारा राष्ट्रपति तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लगाए जाने वाले किसी आरोप को सिद्ध करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया महाभियोग है। इस प्रक्रिया में आरोप सिद्ध होने पर संबंधित पद धारित व्यक्ति को त्यागपत्र देना होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया हमारे संविधान के संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। मैंडेट व्यवस्था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा औपनिवेशिक देशों के प्रशासन के लिए अपनाई गई एक व्यवस्था जिसके अंतर्गत विकसित राष्ट्रों को उपनिवेशों के प्रशासन और विकास का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया। ओम्बुड्समैन, यह एक स्वीडिश राजनीतिक व्यवस्था का शब्द है जिसका प्रयोग उस सतर्कता अधिकारी के लिए किया जाता है जो सरकार की गतिविधियों पर निगरानी रखता है तथा सरकार के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतों को सुनता है। कंगारू क्लोजर, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जब संसद में किसी विधेयक पर वाद विवाद चल रहा हो और सरकार उस पर शीघ्र निर्णय करना चाहती हो तो अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी प्रस्तावित संशोधनों में से महत्वपूर्ण संशोधनों का चयन कर लेता है ताकि आगे सिर्फ उन्हीं पर चर्चा हो। मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूहों से आप क्या समझते हैं? मध्य प्रदेश में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा विकलांग आदि को संगठित कर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षण देना, जैसे सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूह। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय से तात्पर्य समाज की उस दशा से है जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए तथा कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का शोषण किसी भी आधार पर न कर सके। संविधान में सामाजिक न्याय से संबंधित किन्हीं 3 प्रावधानों को अनुच्छेद भागों के साथ लिखिए। तो अनुच्छेद 15, राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म को लेकर भेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16, तो राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था। वीटो, किसी संस्था द्वारा लिए गए निर्णय को अमान्य करके निर्णय को निरस्त करने की शक्ति वीटो कहलाती है। वीटो का अर्थ अस्वीकृत करना या किसी प्रस्ताव का विरोध करना। सुरक्षा परिषद के संदर्भ में यूएनओ इसका प्रयोग विशिष्ट है। यूएनओ में इसका प्रयोग विशिष्ट है। यहाँ वीटो का प्रयोग मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में किया जाता है। यूएनओ के चार्टर में अनुच्छेद 27 के अंतर्गत यह व्यवस्था उपबंधित है। नगरीय निकाय की समस्याएं, तो पहला है राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक, जनप्रतिनिधियों का अशिक्षित होना, लाल फीताशाही, जनता की उदासीनता। ग्राम सचिवालय, ग्राम सचिवालय की स्थापना 8 अगस्त 2004 को की गई जिसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर ही संबंधित समस्याओं का निराकरण करना है। यह ग्रामीण सचिवालय, उपखंडी सचिवालय तथा विकास खंडी सचिवालय के स्तरों पर वर्गीकृत है। दबाव समूह, ऐसे समूह जो कतिपय निजी हित को प्राप्त करने के लिए संगठित होकर सरकार पर दबाव बनाते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं। यह अपने हितों की पूर्ति के लिए संवैधानिक एवं संवैधानेतर साधनों का प्रयोग करते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का ये उपयोग करते हैं। उदाहरण अध्यापक संघ, श्रमिक संघ, व्यापारिक संघ इत्यादि। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, तो आतंकवाद है, सांप्रदायिकता है, नक्सलिज्म है, नक्सलवाद है, अलगाववाद है, अवैध प्रवास बांग्लादेश फिर के संदर्भ में, फिर मादक पदार्थों की तस्करी। एनजीओ, तो यह एक गैर सरकारी संगठन होते हैं जो सरकार से स्वतंत्र कार्य करते हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक हितों का संवर्धन, जन कल्याण तथा सामाजिक न्याय का विकास करना है। एनजीओ निजी लाभ हेतु कार्य नहीं करते। उदाहरण लव इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्राई फाउंडेशन इत्यादि। जनहित याचिकाओं का क्या उद्देश्य होता है? जनहित याचिकाओं का उद्देश्य सार्वजनिक हित के मुद्दों को न्यायपालिका के माध्यम से प्रकाश में लाना होता है। फिर पीआईएल, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहित से प्रेरित होकर जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय में वाद दायर करता है तो जनहित की भावना से दायर यह याचिकाएं जनहित याचिकाएं कहलाती है। इसका उद्देश्य किसी असक्षम व्यक्ति को न्याय प्रदान करने में सहायता करना है। इसका प्रथम प्रयोग अमेरिका में हुआ था। भारत के संदर्भ में भागलपुर, बिहार के कैदियों के संदर्भ में पहली बार जनहित याचिका दाखिल की गई। जनहित याचिका केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही दायर की जा सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना स्पष्ट करें, यानी कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना, ये अनुच्छेद 129 में दिया हुआ है। तो उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही व उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख तथा राज्य के रूप में रखे जाएंगे। उन्हें विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाएगा और इसी से सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर मिलती है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु संस्थाएं, लोकायुक्त, राज्य सतर्कता आयोग, जिला सतर्कता समितियां। सार्वजनिक उद्यम समिति, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के शामिल होते हैं। समिति के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। समिति का मुख्य कार्य सरकारी उपक्रमों के संबंध में कैग के प्रतिवेदनों की जांच करना है। विश्व व्यापार संगठन WTO, तो इस संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को उरुग्वे चक्र की वार्ता, जो कि 1986 से 93 के बीच हुई थी, के परिणाम स्वरूप हुई। इस संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है तथा यह संगठन विश्व व्यापार संबंधी नियम कानून की एक नियामक संस्था है। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य: पहला है जीवन स्तर में वृद्धि करना, दूसरा पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मार्ग में वृद्धि करना, परंतु ठोस वृद्धि करना, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुरक्षा, सतत विकास की अवधारणा। विश्व व्यापार संगठन के कार्य: विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, व्यापार संबंधी विवादों के निपटान हेतु नियम प्रक्रियाओं को प्रशासित करना और विभिन्न व्यापारिक नीतियों की समीक्षा करना। विश्व व्यापार संगठन के भारत पर प्रभाव: तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि, विश्व व्यापार में भारत की पहुंच, बाजार में प्रतियोगिता का विकास। सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में हुई। इसका सचिवालय काठमांडू में है। भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इस संगठन इसके सदस्य हैं और इस संगठन का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में हुआ। कहाँ? ढाका में। सार्क के उद्देश्य हैं: पहला, सदस्य देशों के मध्य सहयोग, समानता एवं एकता की स्थापना, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं आंतरिक हस्तक्षेप। अब नेक्स्ट है आसियान। तो आसियान अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जिसका स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई। इसका सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बनाया गया, तो सेक्टोरल पार्टनर बना था भारत 1996 में कंप्लीट। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य एशियाई देशों का आर्थिक विकास करना है। इस बैंक का गठन संयुक्त राष्ट्र संघ के एशिया सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ब्रिक्स, तो ब्रिक्स अर्थात ब्राजील, रूस, भारत और चीन तथा दक्षिण अफ्रीका का एक ऐसा संगठन जिसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। सदस्य देशों के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करना, साथ ही सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ाना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। नाटो अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना में साम्यवादी भय तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता की आशंका आदि कारकों का योगदान है। नाटो के प्रमुख अंग सदस्य देशों की परिषद, प्रतिरक्षा समिति, सैन्य समिति और उप समितियां। और इसका जो लेटेस्ट इंटरेंट है वो कौन है? फिनलैंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी तथा इसने 1 मार्च 1947 से अपना कार्य प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। भुगतान संतुलन में असाम्य को दूर करना, सदस्य देशों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना इसके प्रमुख उद्देश्य है। विश्व बैंक, तो यह एक मौद्रिक संगठन है जो सदस्य राष्ट्रों के मध्य दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई, जिसने जून 1946 में कार्य करना प्रारंभ किया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। विश्व बैंक की एजेंसियां: पुनर्निर्माण विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ रियायती ऋण देने वाली खिड़की 1960 में बनता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम 1956 में। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, तो मल्टी लैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, ये 1988 में आती है तथा निवेश विवाद के लिए निर्णयन हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू
इन्वेस्टमेंट 1966 में आती है। विश्व बैंक के उद्देश्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों को पूंजी उपलब्ध कराना, भुगतान संतुलन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना, फिर लघु एवं बृहद इकाइयों एवं आवश्यक परियोजना हेतु ऋण उपलब्ध कराना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन 3 अप्रैल 1946 को किया गया। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। इसका प्रमुख कार्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना एवं परामर्श देना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अब तक भारत से श्री नगेंद्र सिंह, RS पाठक, MC चावला पुर्तगाल विवाद तथा जीवन रेड्डी तदर्थ न्यायाधीश पाकिस्तान विवाद में ने कार्य किया है। प्रन्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है जो मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर कार्यरत है। प्रन्यास परिषद का मूल सिद्धांत है इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं है कि वे अपने देश का शासन संचालित कर सके। अतः विकसित देशों का यह उत्तरदायित्व है कि वे उन्हें सहायता प्रदान करें तथा उनकी देखभाल करें। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना, आत्म निर्णय के सिद्धांत पर आधारित मित्रवत संबंध की स्थापना तथा भावी पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाना। सुरक्षा परिषद, तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। इसके सदस्यों की संख्या 15 है। इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? ब्रिटेन है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण निर्णयों में संयुक्त परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताएं: बहुदलीय व्यवस्था है, स्पष्ट विचारधारा का अभाव है, क्षेत्रीय दलों का उद्भव एवं शक्ति में वृद्धि हो रही है, फिर प्रभावशाली विपक्ष का अभाव है, राजनीतिक दलों में अपराधियों की बढ़ती संख्या। राजनीतिक सहभागिता यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो राजनीतिक सहभागिता से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनके द्वारा जनता शासकों के चयन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजकीय नीतियों में भाग ले। उदाहरण: मतदान करना। राजनीतिक सहभागिता को शिक्षा, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति और आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है। विधानसभा के कार्य: राज्य सूची पर विधि निर्माण करना, संवर्ती सूची पर विधि निर्माण की शक्ति, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सहभागिता। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य: विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा सदन की कार्यवाही संचालित करना, बराबर मतों पर निर्णय देना, विधानसभा तथा विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना। फिर आधार: विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है? प्रतिनिधित्व जनता का होता है, इसमें कुछ विशेष वर्गों का होता है। सदस्य अधिकतम 500, न्यूनतम 60। विधानसभा का 1/3 अधिकतम या न्यूनतम 40। कार्यकाल 5 वर्ष का, इसका 6 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री के कार्य: तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना, फिर मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश राज्यपाल से करना, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करना, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के संघ वाक्यांश से क्या अभिप्राय? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के संघ वाक्यांश से अभिप्राय: भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। केंद्र राज्य संबंध: भारतीय संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां विधायी, कार्यपालिकी और वित्तीय केंद्र व राज्य के मध्य विभाजित है। संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा की गई है जो अग्रलिखित है: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। भारतीय संघ की संघात्मक प्रवृत्ति के लक्षण: संविधान की सर्वोच्चता, प्रभुत्व शक्ति का दोहरा उपयोग, द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा तथा राज्यसभा। भारतीय संघ की प्रकृति के एकात्मक लक्षण: एकल संविधान, आपातकालीन उपबंध, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 के सुझाव: बूथ कैप्चरिंग, अवैध मतदान तथा मतपत्र नष्ट होने वाली घटनाओं की पुष्टि पर दोबारा मतदान कराना, मतदान प्रक्रिया EVM द्वारा कराना, चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा केंद्र की जगह राज्य द्वारा स्थापित किया जाना, फिर राज्यों में पूर्णकालिक चुनाव अधिकारी तैनात करना। तारकुंडे समिति 1974 में आती है। प्रत्येक मतदाता सूची की 6 प्रतियां प्रत्येक उम्मीदवार को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। लोकसभा हेतु 3600 लीटर तथा विधानसभा हेतु 600 लीटर के मुफ्त कूपन प्रदान किए जाएं। मतदान दिवस पर शासकीय वाहनों के अतिरिक्त सभी वाहनों पर प्रतिबंध हो। चुनाव सुधार: वोट देने की आयु में कमी 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 से 18 कर दी गई। प्रॉक्सी के जरिए वोट डालने की सुविधा 2003 में आती है। बूथ कैप्चरिंग होने पर चुनाव को स्थगित करना। फिर चुनाव केंद्रों की ड्रोन द्वारा निगरानी। चुनाव के दिन राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता क्या होती है? तो मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर प्रचार न करना, धर्म या जाति के आधार पर वोट न मांगना, सार्वजनिक धन का प्रयोग राजनीतिक दल या नेता के फायदे हेतु न करना।
भारतीय निर्वाचन के दोस्त निम्न: मतदान प्रतिशत, जनप्रतिनिधियों का अशिक्षित होना, राजनीति का प्राधिकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण। तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जवाबदेहिता यानी अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेहिता से तात्पर्य लोक अधिकारियों के द्वारा अपने कार्यों के लिए उत्तरदायित्व को ग्रहण करना है। इसके अंतर्गत इन्हें अपने कार्यों की सूचना देना पड़ता है तथा शक्तियों का प्रयोग करते समय दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। जवाबदेहिता के मूल तत्व हैं: किसी कार्य को न्यूनतम खर्च एवं अविलंब रूप से करना, प्रशासकीय संस्थाओं के प्रति नागरिक सहभागिता एवं विश्वास को बढ़ाना तथा प्रशासकीय विशेषाधिकारों का वैज्ञानिक व वित्तीय संगत तरीके से प्रयोग करना। उदाहरण आरटीआई, सिटीजन चार्टर आदि। पिछड़ा वर्ग आयोग। तो पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने एवं उनके विकास हेतु 9 सितंबर 1993 को पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। क्रीमी लेयर की परिभाषा संबंधी परामर्श संबंधित मंत्रालय को देना तथा पिछड़ी जातियों के विकास संबंधी कार्य इसके प्रमुख कार्य हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? तो किसी डिजिटल संदेश या दस्तावेज की निरूपित करने की एक गणितीय योजना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी संथानम समिति की सिफारिश पर, जिसे 2003 में अधिनियम द्वारा संविधिक दर्जा यानी स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा प्रदान किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार की समाप्ति तथा शासन में उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता की स्थापना करना। वर्तमान में इसके अध्यक्ष दोस्तों पीके श्रीवास्तव। फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला मंच में क्या अंतर है? तो यह केंद्र द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त कार्यरत न्यायाधीश अध्यक्ष होता है। यह राज्य द्वारा गठित हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश अध्यक्ष होता है। इसका जिला न्यायाधीश सेवानिवृत्त कार्यरत अध्यक्ष होता है। इसका 1 करोड़ से अधिक के केसेस इसको देखने का कार्य करता है। 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम के केसेस ये देखता है। 20 लाख से कम के बाद यह ग्रहण करता है, यानी 20 लाख से कम के केस ये लेता है। अल्पसंख्यक आयोग। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 के अनुपालन में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन मई 1993 में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण एवं उनका संवर्धन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी तथा जैन अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं। फिर मध्य प्रदेश में दूरस्थ अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या प्रावधान? मध्य प्रदेश में दूरस्थ अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए शासन द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इन क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चलित अस्पताल तथा एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से जन जागरूकता का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। महत्वपूर्ण है कि इन क्षेत्रों में विशेष शिविरों के माध्यम से टीकाकरण एवं अन्य कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग। तो यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो अनुच्छेद 338A में उल्लेखित है। 89 में संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण संबंधी उपबंधों का निरीक्षण व अधीक्षण करना, उनके हितों के उल्लंघन संबंधी मामलों को देखना तथा अनुसूचित जनजाति के विकास और संवर्धन संबंधी कार्य करना इसके प्रमुख कार्य हैं। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की कतिपय कमियों को निर्दिष्ट कीजिए। भारतीय निर्वाचन व्यवस्था की कुछ कमियां: पहला, चुनाव में अत्यधिक खर्च अर्थात धन बल और बाहुबल का प्रयोग। दूसरा, जाति धर्म संप्रदाय एवं भेदभाव के आधार पर वोट बैंक की राजनीति। तीसरा, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तथा बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? कौन इसके सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर किया जाता है। इसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय अध्यक्ष होते हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवारत या निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवारत या निवृत्त न्यायाधीश तथा 2 सदस्य मानवाधिकार आयोग का ज्ञान रखने वाले होते हैं। मानवाधिकार आयोग। तो इसकी स्थापना मानवाधिकार 1993 के अंतर्गत की गई, जो 12 अक्टूबर 1993 से अस्तित्व में आया। यह मानवाधिकार संबंधी वादों का निरीक्षण परीक्षण करता है। मानवाधिकार के उन्नयन एवं विकास हेतु सदैव कार्यरत रहता है। मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व।
अमेरिका से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। कानूनी रूप से मान्य है यानी जस्टिसिएबल है। नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता है तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। इनके हनन पर संबंधित विधि गैर संवैधानिक घोषित होगी और यह व्यवस्था नहीं है। तो फिर ये जो फंडामेंटल राइट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ये संविधान के पार्ट 3 में मेंशन है, ये संविधान के पार्ट 4 में मेंशन है। भारत में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अधीन तथा किस वर्ष में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो लोक सेवा आयोग का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ली आयोग के सुझाव पर 1926 को किया गया था। लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग की स्थापना का उपबंध सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1926 में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई, जिसमें वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं 10 सदस्य होते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा के 2 दायित्व लिखिए। तो राज्य लोक सेवा से संबंधित परीक्षाओं का आयोजन कराना, पदोन्नति के संबंध में सिफारिश करना। जिलाधीश, कलेक्टर नाम की संस्था हमें औपनिवेशिक भारत की देन है। वर्ष 1972 में वारेन हेस्टिंग ने इस पद का सृजन किया था। इस समय से लेकर आज तक कलेक्टर जिला प्रशासन की धुरी बना हुआ है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अधिकारी होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अन्य राज्यों की भांति मध्य प्रदेश में भी कलेक्टर सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के प्रमुख अभिकरण के रूप में उभरा है। मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिकरण तथा बढ़ती राजनीतिक जागरूकता ने कलेक्टर को अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाया है। मध्य प्रदेश में कलेक्टर की भूमिकाएं, पहला है राजस्व अधिकारी के रूप में। राजस्व संरक्षण उसका प्रमुख कार्य है। इस रूप में वह तकाबी, ऋण का वितरण एवं वसूली, भू अधिग्रहण कार्य तथा बकायों का संग्रहण, कृषि सांख्यिकी का संग्रहण, मुआवजा भुगतान आदि कार्य करता है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, इस रूप में वह जिले में फौजदारी प्रशासन का संचालन करता है। इसके तहत जेल व पुलिस पर नियंत्रण तथा अशांति होने की आशंका होने पर आदेश प्रचारित करता है। वृक्ष काटने की अनुमति देना, वीजा प्रदान करने की अनुमति देना इत्यादि। जिला प्रशासक के रूप में जिले के तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की पदस्थापना, स्थानांतरण एवं अवकाश, जिलाधीश कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय में कर्मचारियों की नियुक्ति, जनता एवं अधिकारियों से भेंट इत्यादि शामिल है। जिला विकास अधिकारी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बाद भारत में कलेक्टर की भूमिका में विकास कार्यों का इजाफा हुआ। पंचायत राज के गठन के साथ ही कलेक्टर के विकास संबंधी दायित्व और बढ़ा दिए गए। इस रूप में वह जिले के विकास कार्यों में समन्वय स्थापित करता है, विकास में अवरोधक घटकों को हटाता है, SC ST अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग महिलाओं एवं बच्चों हेतु चलाई जा रही योजनाओं पर नियंत्रण रखता है। लोक लेखा समिति के प्रमुख कार्य, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के क्या कार्य? केंद्र सरकार के विनियोग लेखा तथा वित्त लेखा की जांच करने के साथ ही लोकसभा में प्रस्तुत किसी अन्य लेख की भी जांच करना, CAG के प्रतिवेदन पर विचार करना अथवा भंडारों एवं प्रतिभूतियों के लेखा की जांच करना, स्वशासी एवं अर्धस्वशासी निकायों के लेखा की जांच जिनका लेखा परीक्षण CAG के द्वारा किया जाता है। तहसीलदार, तो तहसील का ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। मध्य प्रदेश में यह पद नायब तहसीलदार से पदोन्नति हुए पद अधिकारियों द्वारा भरा जाता है। तहसीलदार के निम्न कार्य हैं। पहला, भू राजस्व अधिकारी के रूप में भू अभिलेखों, नक्शों और सूचनाओं को सुरक्षित करना, भू राजस्व का एकत्रण करना, पटवारी तथा राजस्व निरीक्षकों के कार्यों का निरीक्षण, गांव की भूमि का खसरा रखना, नक्शा नामांतरण आदि कार्य करना। फिर विकास खंड, भारत में एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकास प्रशासन को स्वीकार किया गया है। फलतः राज्य प्रशासन के अधिकांश कार्य विकास संबंधित होते हैं। मध्य प्रदेश की 72.4% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, अतः ग्रामीण विकास राज्य प्रशासन की प्रमुख चुनौती है। इन कार्यों को गति देने के उद्देश्य से एक पृथक इकाई विकास खंड बनाई गई है। विकास खंड मुख्यतः विकास से जुड़ी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों व निर्णयों के क्रियान्वयन का प्रमुख अभिकरण है। मध्य प्रदेश में कुल 313 विकास खंड है, जिसमें से 89 आदिवासी विकास खंड है। विकास खंड स्तर का अधिकारी के निम्नलिखित कार्य हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, विकास खंड अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी। तो विकास खंड स्तर पर निम्नलिखित अधिकारी हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, विकास खंड अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी। विकास खंड अधिकारी के कार्य, छात्रवृत्ति का वितरण एवं मॉनिटरिंग करना, विकास खंड के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में। कलेक्टर द्वारा समय समय पर सौंपे गए कार्य,
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 की प्रमुख विशेषताएं क्या? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ तथा पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। जिला योजना समिति 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के उपरांत स्थानीय स्तर पर शासन प्रशासन के साथ साथ योजना निरूपण के अधिकार भी प्रदान किए गए। संविधान संशोधन के प्रावधानों के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ द्वारा प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति गठित करने का प्रावधान किया गया। अतः मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने हेतु और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने हेतु जिला स्तर पर जिला योजना समिति गठित की गई। इसका गठन 1 अप्रैल 1999 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा किया गया। जिला योजना समिति अधिनियम 1995 में संशोधन कर धारा 7 का जोड़ी गई और उसे अधिक शक्ति संपन्न बनाकर जिला सरकार के रूप में प्रचारित किया गया। सत्ता परिवर्तन के बाद सुश्री उमा भारती जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान जिला सरकार योजना समाप्त कर दी। इस हेतु उन्होंने धारा 7 का भी विलोपित कर दी, जो वर्ष 1999 में जोड़ी गई थी। जिला योजना समिति के कार्य तो जिले हेतु रोजगार योजना का प्रारूप तैयार करना, जिले की योजना में वित्त पोषण के लिए वित्तीय संस्थाओं का आकलन करना, जिले की योजना के महत्वपूर्ण ढांचे के अंतर्गत क्षेत्रीय व उप क्षेत्रीय परिव्ययों का आवंटन। फिर विकास की संपूर्ण प्रक्रिया में स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। कोई अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा जिला योजना समिति को सौंपे जाए। जिला योजनाओं में सम्मिलित स्कीमों के संबंध में नियमित प्रगति रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना। भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के कोई दो प्रमुख प्रावधान लिखे। तो 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकाय से संबंधित है। नगरीय निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 74वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान। प्रत्येक राज्य में नगरों के लिए स्वतंत्र संस्थाएं इस प्रकार होंगी। पहला, ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, किसी लघुत्तर क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद, किसी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम। कौन सा क्षेत्र इस श्रेणी में रखा जाएगा, इसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी। मनोनीत सदस्यों को छोड़कर नगर पालिका के शेष सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। ऐसी नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र में आने वाले वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जा सकेगी। नगर निगम तथा नगर पालिका की चुनी हुई परिषद की समयावधि 5 वर्ष होगी, किंतु किसी विधि के अधीन इसे समय से पहले भी विघटित किया जा सकता है। विघटन के पूर्व नगर पालिका को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इन नगर पालिकाओं में जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण तथा 1/3 प्रतिनिधित्व महिलाओं को देना अनिवार्य होगा। यदि कोई राज्य सरकार पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना चाहे तो ऐसा कर सकती है। मध्य प्रदेश सरकार ने दे दिया। अजजा यानी SC ST पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए उस शहर की संख्या के अनुपात में वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं द्वारा लेखाओं के रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा के बारे में उपबंध कर सकेगा। एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, जो नगर पालिकाओं की निर्वाचक नामावली तैयार करने से लेकर निष्पक्ष चुनाव का संचालन करेगा। 243 के तहत एक राज्य वित्त आयोग 243 आई गठन किया जाएगा, जो राज्य और नगर पालिकाओं, निगमों तथा पंचायतों में राज्य की आय को किस प्रकार वितरित किया जाए इस संबंध में प्रदेश को परामर्श देगा। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 18 विषय जिन पर नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है वो निम्न है। पहला है नगरीय योजना, जिसमें शहरी योजना भी है, भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का संनिर्माण, आर्थिक सामाजिक विकास की योजनाएं, सड़कें एवं पुल, घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलुओं की अभिवृद्धि, समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति हैं, के हितों का संरक्षण, गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन, नगरीय निर्धनता कम करना, नगरीय सुख सुविधा जैसे पार्क, उद्यान, खेलों के मैदान की व्यवस्था, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य परक पहलुओं की अभिवृद्धि, शव दफन एवं कब्रिस्तान सप्ताह और शमशान और विद्युत सप्ताह, कांजी पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, जन्म मरण सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म मृत्यु का लेखा जोखा, लोक सुख सुविधा जिसके अंतर्गत पथ प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं हैं, बधशालाओं और धर्मशालाओं का विनियमन।